हेलो फ्रेंड्स, आप सभी परीक्षार्थियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। फ्रेंड्स, सी टेट के पिछले सेशन में हमने आपको अगर याद होगा सिद्धांतकारों के बारे में चर्चा की थी, लेकिन केवल दो सिद्धांतकारों के बारे में, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की। लेकिन जो बाकी के चार प्रमुख सिद्धांतकार हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले जैसे हमने कॉम्प्रीहेंशन हम सबसे पहले करते हैं कि थोड़ी थोड़ी उसकी रेगुलर प्रैक्टिस होती रहे, क्योंकि वो तो पेपर में आना ही आना है। उसकी प्रैक्टिस टीचिंग परीक्षा के प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा होती है, सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो आज भी हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो एक बार जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर फ्रेंड्स कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए होने वाला है। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज लेकिन मेन चीज़ क्या है कॉम्प्रीहेंशन में, आज हम करेंगे फ्रेंड्स पोएम। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी कि मैम जो पैसेज होता है ना वो तो फिर भी हो जाता है, उसमें हालांकि मार्क्स कटते हैं, लेकिन जो पोएम है मैम हमें पोएम का ना मतलब समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, थोड़ा सा पार्ट, सिर्फ दो पोएम्स केवल दो पोएम आज हम करने जा रहे हैं, उससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर भी होंगी। और साथ ही साथ एक हमने बहुत आसान चूज़ की है और एक हमने थोड़ी सी कठिन चूज़ की है, दोनों ही प्रकार, क्योंकि आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई किस तरह के प्रश्न आप हल कर सकते हैं और कहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, जो सिद्धांतकार हैं उनके बारे में तो हम चर्चा करेंगे। कौन कौन? बी एफ स्किनर, नॉम चॉम्स्की, स्टीफन क्रेशन और थॉर्नडाइक। ये चार व्यक्तियों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। वैसे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं फ्रेंड सेशन स्टार्ट करने से पहले कि ये पेपर 1, पेपर 2, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 सभी के लिए है, तो चिंता बिल्कुल मत कीजिए। ओके, तो गद्य और पद्य, जैसा कि मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, आज मैं आपको रिपीट दोबारा कर रही हूँ। गद्य जो होता है यानी कि पैसेज, इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप क्वेश्चन देखिए, आंसर पैसेज में ढूंढिए, आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसमें छिपा हुआ अर्थ अधिकतर नहीं होता। लेकिन जो पोयम होती है, पोयम को एक बार पूरा पढ़ लीजिए, उसी के बाद ही उत्तर दीजिएगा, क्योंकि पोयम कभी कभी क्या होता है कि स्टार्ट कैसे होती है, एंड कैसे होती है, हमें नहीं पता। तो पूरी पोयम पढ़ के जब आप उसका भाव समझ जाते हैं, उसके बाद आप आंसर सॉल्व कीजिएगा। तो आज आपको यही करना है। तो जल्दी से फ्रेंड्स प्लीज जल्दी से आ जाइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। तो पोयम आपके सामने है और इतनी ही पोयम आएगी छोटी सी। केवल विदेशी वस्तु ही क्यों अब स्वदेशी है कहाँ, वह वेशभूषा और भाषा सब विदेशी है यहाँ। तो समझ रहे हैं मतलब पहली दो लाइनों से कि क्या कहना चाह रहा है वो, कि हम सब कुछ मतलब फॉरन फॉरन अपनाते जा रहे हैं। ठीक है ना, हमारा स्वदेशी कहाँ पर है। गुण मात्र छोड़ विदेशियों के हम उन्हीं में सन गए। एक बार ये कविता पढ़िए और उसके बाद प्रश्न क्या है, कवि के अनुसार विदेशों की किस बात की नकल नहीं की गई है। सारे बच्चे उत्तर दीजिएगा प्लीज। विदेशियों की किस बात की नकल नहीं की गई है, क्या आंसर आएगा इसका? बहुत ही सिंपल है, तीसरी पंक्ति में ही उत्तर आएगा इसका। तो जैसे यहाँ पर है कि गुण मात्र छोड़, कि हमने जो फॉरेन वाले थे, फॉरेनर्स, उनके केवल क्वालिटीज नहीं ली, लेकिन बाकी सारी चीजें उनकी, ये देखिए, वेशभूषा, भाषा, वस्तु। तो यहाँ पे वेशभूषा, भाषा, वस्तु, हमने सब चीजों की नकल कर ली, लेकिन जो उनके गुण थे, गुण क्या थे विदेशियों के, कि वो बहुत ही ओपन माइंडेड थे। ठीक है ना, अगर चीजों में परिवर्तन चाहते हैं तो वो कर लेते थे, लेकिन शायद से हम उस वक्त नहीं कर पा रहे थे। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका परफेक्ट आएगा फ्रेंड्स। उसी प्रकार अगला है, कविता के किस शब्द के माध्यम से विदेशियों का अनुकरण करने वालों पर व्यंग्य किया गया। व्यंग्य करना यानी कि किसी पर ताना मारना, किसी का मजाक बनाना। ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, पिछली बार भी जब क्वेश्चन पेपर आया था तो इतनी छोटी सी ही पोएम आई थी, ध्यान रखिएगा, और ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी, इसके लिए भी निश्चिंत रहिएगा। हाँ जी, तो यहाँ पर देखिए, कविता के किस शब्द के माध्यम से विदेशों का अनुकरण, मतलब विदेशियों को फॉलो करने वालों पर व्यंग्य कसा गया। तो यह है ना कि हम नक्काल पूरे बन गए, नक्काल यानी कि नकलची बंदर। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन परफेक्ट आना था। उसी प्रकार अगला है, उन्हीं में सन गए। अब ये वाली पंक्ति, इसका भाव क्या है, ये वाला क्वेश्चन फ्रेंड्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अक्सर आपको ऐसे क्वेश्चन पोएम में भी, पैसेज में भी आते हैं। तो कहां पर है ये पंक्ति फ्रेंड्स पोएम में? उन्हीं में सन गए, ये रहा। अब इस पंक्ति से कहना क्या चाह रहा है कवि, कि उन्हीं में डूब जाना, उन्हीं की सुनना, उनके जैसा हो जाना, उनके रंग पहनना। बिल्कुल, डेफिनेटली यहां पर आएगा उनके जैसे हो जाना, कि हम उन्हीं में सन गए, जैसे कहते हैं ना रंग में सन गए, कि बिल्कुल हम उन जैसे ही बन गए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, जिनका स्वाभिमान समाप्त हो गया है उनका जीना कैसा है। अब इसके लिए पोएम देखिए, जैसा पोएम या पैसेज में लिखा हुआ है हमें वैसा ही उत्तर देना है, अपनी जनरल नॉलेज नहीं लगानी। हाँ जी, जिनका स्वाभिमान समाप्त हो चुका है, कहां पर है भाई,
कि सब स्वाभिमान डुबो चुके जो पूर्व पारावार में, आश्चर्य है हम आज भी हैं जी रहे संसार में। तो उनका जीवन जो है वो अशोभनीय है। जिनका स्वाभिमान समाप्त हो चुके मतलब उनका जीना कोई जीना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आएगा। अनुकरणीय क्या होता है कि उनको फॉलो करना, मतलब जिनका स्वाभिमान समाप्त हो चुका है हम उनको फॉलो करेंगे, नेगेटिव लोगों को फॉलो करेंगे, बिल्कुल नहीं। शोभनीय जो शोभा देता है, अच्छा लगता है, जिनका स्वाभिमान समाप्त हो जाए, गलत। तो नेगेटिव ऑप्शन डी था। प्रासंगिक मतलब होता है कि संदर्भ में हमें उनका मतलब कि एक रेफरेंस लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं, उनको कभी भी रेफरेंस में लेना ही नहीं चाहिए। आगे देखिए, विशेषण शब्द का उदाहरण कौन सा है फ्रेंड्स। एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ प्लीज, सी टेट में जो ग्रामर आती है उसमें दो टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एक तो है संज्ञा सर्वनाम विशेषण वाला और दूसरा है तत्सम तद्भव वाला और तीसरा है उपसर्ग प्रत्यय। ये तीन टॉपिक तो अगर आपको कम समय में प्रैक्टिस करनी है ग्रामर की तो इन तीन टॉपिक्स को कभी मत छोड़िए, अच्छे से कर डालिए। बाकी हम तो है ही है प्रैक्टिस करवाने के लिए। अब यहाँ पे विशेषण शब्द क्या होते हैं, जो किसी दूसरे शब्द की विशेषता बतलाता है, एडजेक्टिव। तो जैसे कि संसार, संसार तो एक चीज है, मतलब एक ये जगह का नाम है संसार, विश्व। वेशभूषा यानी कि ड्रेस, ड्रेस किसी की विशेषता थोड़ा ना बता रही है, ड्रेस की विशेषता होती है कि अच्छी ड्रेस है, नई ड्रेस है, महंगी ड्रेस है। फिर विदेशी, अब बी ऑप्शन आपका सही है कि विदेशी लोग, ये तो विदेशी सामान है, ये तो विदेशी वस्तु है, तो ये आपका विशेषण आएगा। बाकी मरना, मरना क्या है, ये आपकी क्रिया है कि आपको तो बहुत जल्दी मरना है, मरना क्रिया होती है, वर्ब। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, दी गई पंक्तियों में कौन सा काव्य रस है। अब आपको लगेगा मैम काव्य रस सीटेट में आता है, काव्य रस का क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आएगा, आपसे क्या पूछा जा सकता है पोयम में, दी गई पंक्तियों में छिपा भाव कौन सा है। और एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि भाव कौन सा है। अब आपको क्या लगता है कि इन पंक्तियों को पढ़कर कि जो कवि है, कवि के मन में कौन सा इमोशन जागरा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर तो दुख है तब तो आएगा आपका करुण रस, अगर दुख का भाव है। अगर गुस्से का भाव है, गुस्सा, तब आएगा रौद्र रस, रौद्र रूप होता है ना। फिर अगर डर लग रहा है उसे तो भयानक रस आएगा। और विभत्स रस क्या होता है, जब आपके मन में घृणा हो, आप किसी को धिक्कार रहे हो कि लानत है तुम पे। तो बेसिकली आपको क्या लगता है इस पूरी कविता में किस प्रकार का भाव था, दुख का, गुस्से का, डर का या घृणा का, क्या लगता है फ्रेंड्स आपको। तो यहां पर जो बेसिकली भाव था वो किसका था, घृणा का, धिक्कारने का, कि तुम तो नकलची बंदर हो, शर्म नहीं आती तुम्हें कि तुमने सारी मतलब कि बस फॉरेनर्स के रंग में ही रंग गए, अपना विदेशी मतलब स्वदेशी का कुछ जानते ही नहीं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आना है। मैं फिर रिपीट करी हूँ, काव्य रस का क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं लेकिन भाव आपसे पूछा जा सकता है, और इसकी भी हम आपको प्रैक्टिस करवा देंगे, और कुछ प्रैक्टिस आपकी यहीं पे हो गई। अब जैसे कुल मिला के 11 है भाव और रस, तो ये देखिए 4 रस तो आपके यहीं पर हो गए। अभी दूसरी पोएम में भी हम करेंगे ये क्वेश्चन। आगे देखिए, फिर किस शब्द में संधि नहीं है, ट्राई कीजिएगा सारे, किस शब्द में संधि नहीं है। अब इसके लिए आपको पोएम पर जाने की जरूरत नहीं, आप केवल शब्द देखिए। बहुत सारे बच्चों को, जी 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 मैं जानती हूँ, बहुत सारे बच्चों को संधि के विषय में बहुत सारी समस्या है, उन्हें समझ में नहीं आता है टॉपिक। कोई बात नहीं, हम है ना, हम आपकी तैयारी अच्छे से करवा देंगे। संधि हम आपको दोबारा से रिपीट करवा देंगे ग्रामर के लेक्चर में। तो यहाँ पे जैसे कि सबसे पहले है स्वाभिमान। स्वाभिमान में दो शब्द कौन से हैं, स्व और अभिमान, स्व प्लस अभिमान। तो यहाँ पे क्या है, अ और अ मिलकर आ बने, यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि। फिर आता है किंतु। किंतु कैसे होता है फ्रेंड्स, किम प्लस तू, यहाँ पे अनुस्वार की जगह म के नीचे हलंत आ जाता है, किम प्लस तू। ये बहुत ही रेयर होता है लेकिन मतलब ऐसे आते हैं व्यंजन संधि में। फिर आता है आश्चर्य। अब जहां पे आधा श होता है तो ये आहा प्लस चर्य, आहा प्लस चर्य विसर्ग संधि लेकिन स्वदेशी, स्व प्लस देशी। इसमें दो शब्दों के मेल से जब कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा तो फिर ये आपका संधि में नहीं आएगा, ये केवल आपका समास में आएगा। तो डी ऑप्शन आपका परफेक्ट था। आगे देखिए, आश्चर्य शब्द है क्या, वेरी इंपॉर्टेंट सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू से। आश्चर्य शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है या क्रिया विशेषण है। तो फ्रेंड्स आश्चर्य, आश्चर्य एक इमोशन है, हैरानी, हैरानी एक भाव होता है, तो ये आपका भाववाचक संज्ञा में आएगा।
ए ऑप्शन आपका यहाँ पे परफेक्ट आंसर आना था। आगे देखिए, जी रहे हैं संसार में। अब सी टेट में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक आपको लाइन दे दी गई, लाइन में से एक अंडरलाइन पार्ट किया गया है, आपको उसकी पहचान बतानी है। तो यहाँ पे जी रहे हैं संसार में, यहाँ पे जी शब्द क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्या है? देखिए, जी रहे हैं, तो जी रहे हैं यानी कि जीना, जीना क्रिया होती है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आएगा। क्योंकि जी, अब देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, जी शब्द कितने अर्थों में आता है? जी का मतलब एक तो होता है निपात शब्द, कि माता जी, अंकल जी, चाचा जी, तो वो निपात में आएगा। एक होता है तुम मेरे जी में बसते हो, जी यानी कि मन, तब वो आपका संज्ञा में आता। तो एक ही शब्द कितने रेफरेंसेस में आ सकता है? आगे देखिए, फिर आता है अब दूसरी कविता। दूसरी कविता देखिए फ्रेंड्स, बिखरी अलकेंजियो तर्कजाल। अब ये कंपैरेटिवली डिफिकल्ट कविता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बस ये आखिरी कविता है, फिर हम पैडागोजी करेंगे। आराम से इस कविता को देखिए, और कविता को देखने के बाद अब प्रश्न है, मुकुल शब्द का अर्थ क्या है? ट्राई कीजिए। मुकुल शब्द का अर्थ क्या आएगा? तो यहाँ पर देखिए, गुंजरित मधुप से मुकुल सदृश। मुकुल जानते हैं क्या होता है फ्रेंड्स? मुकुल का मतलब होता है जैसे जो नई नई कली होती है जिसमें से फूल निकलता है, ठीक है ना, वो जो फूल अभी खिला नहीं है, अध खिला फूल, तो ये होता है बेसिकली खिलती हुई कली, ए ऑप्शन। अब यहाँ पे जिन बच्चों की वोकैबुलरी थोड़ी वीक है, हिंदी थोड़ी वीक है, आप ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपको नए नए शब्द पता चलते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, आगे देखिए, फिर आता है, कवि ने नायिका के ललाट की उपमा किससे दी है? अब देखिए, जो आप कहते हैं ना अलंकार करवा दीजिएगा, अलंकार में जैसे एक फेमस अलंकार होता है उपमा अलंकार। उपमा का मतलब होता है तुलना, कंपैरिजन। अब ललाट का मतलब क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तो कवि कवि ने जो हीरोइन है उसके ललाट की तुलना किससे की है? ललाट मतलब होता है माथा, मस्तक। अब ट्राई कीजिए, इसका सही उत्तर क्या आएगा? कि कवि ने नायिका के माथे की तुलना किससे की है? कि बिखरी अलकें जो तर्क जाल, वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम, शशिखंड सदृश था स्पष्ट भाल। अभी जो भाल है ना, भाल मतलब होता है मस्तक। तो शशिखंड, शशिखंड क्या होता है फ्रेंड्स? शशि मतलब होता है चांद, और खंड यानी कि टुकड़ा। तो कहते हैं कि जैसे जो चांद का टुकड़ा होता है ना, एक जैसे आधा चांद दिख रहा है, बिल्कुल उसी के प्रकार था। सदृश मतलब होता है समान, और स्पष्ट, कि उसका माथा बिल्कुल चांद के समान लग रहा था, यानी कि अर्धचंद्र। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आएगा। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों को शायद से कविता कार्ड समझ में नहीं आ रहा, मैं एक बार आपको ये पूरी कविता पढ़ के समझा देती हूँ, ठीक है ना? सारे बच्चे ध्यान से समझिएगा। बिखरी अलके ज्यो तर्क जाल। अलके मतलब कि अलग, मतलब कि जैसे ये आपकी आईब्रोज भी होती हैं, बाल भी होते हैं। तो कहते हैं एक तो तुम्हारे जो बाल है वो हर जगह ऐसे बिखरे हुए हैं जैसे कोई जाल बिछा हो। वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम, जैसे विश्व का वो मुकुट हो, इस प्रकार से लग रहा है। ठीक है, फिर शशिखंड सदृश था स्पष्ट भाल, कि जो आपका माथा था वो बिल्कुल चांद के टुकड़े की तरह स्पष्ट नजर आ रहा है, इतना गोरा गोरा है, सफेद है, ठीक है, मतलब चमकदार है। दो पद्म पलाश चषक से दृग देते। अब कितनी कठिन पंक्ति लगती है बट है नहीं। पद्म, पद्म पलाश, पद्म पलाश क्या होता है? यानी कि जो फूलों की जो महक होती है, ठीक है ना, फूलों की महक। चषक से दृग, दृग मतलब होता है आंखें, कि जो तुम्हारी आंखें हैं ऐसा लग रहा है कि उसमें से फूलों में से रस निकल रहा हो, तो इतना सुंदर वर्णन किया गया है। अनुराग विराम ढाल, विराग ढाल, अनुराग विराग ढाल। गुंजरित मधुप से मुकुल सदृश, गुंजरित मधुप, मधुप यानी कि मधु को पीने वाला। फूलों का रस कौन पीता है? भंवरा। तो जो भंवरा है, ठीक है ना, वो खिलती हुई कली के ऊपर मंडरा रहा है। वह आनंद जिसमें भरा गान, आनंद का मतलब होता है मुख, फेस, ठीक है ना। तो आपके चेहरे पर एक कविता सी लिखी हुई है, मतलब इतना सुंदर चेहरा है। वक्ष स्थल पर एकत्र धरे संस्कृति के सब विज्ञान ज्ञान। वक्ष स्थल होता है चेस्ट, ठीक है ना, कि मतलब वही पूरा सुंदरता का वर्णन है। अब यहाँ पर जैसे था कि कवि ने नायिका के माथे की तुलना अर्धचंद्र से की है। आगे, उपयुक्त पद्यांश का प्रतिपाद्य क्या है?
प्रतिपाद्य होता है कि ये जो पूरी कविता दी गई है इसमें किस चीज का वर्णन है, ठीक है ना, किस चीज का वर्णन है। इसमें रूप का वर्णन है, प्रकृति का वर्णन है, 12 मास का वर्णन है, विरह, विरह मतलब होता है किसी से बिछड़ने का वर्णन है। तो क्या आएगा फ्रेंड्स सही उत्तर। तो यहाँ पर बेसिकली जैसे हमने देखा ना, मैं किसी की सुंदरता का वर्णन है कि उसकी आंखें जो है उनसे रस टपक रहा है, ठीक है, माथा जो है वो चांद के समान है, तो ये आपका रूप वर्णन है, ए ऑप्शन, ठीक है ना, किसी की सुंदरता का यहाँ पे वर्णन किया गया है। आगे देखिए, फिर आता है बिखरी अलकें जो तर्क जाल में कौन सा अलंकार है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स एक छोटी छोटी कहते हैं ना कि सिर्फ ट्रिक्स जानने से अगर क्वेश्चन हो जाते तो क्या बात थी। अब ये जो होता है ना जैसे ज्यों, अधिकतर ये जो ज्यों शब्द होता है वो उत्प्रेक्षा अलंकार में आता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, स्पष्ट तुलना है कि जो तुम्हारे बाल है वो ऐसे बिखरे हुए मानो कि एक जाल है, तो यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन ही किया हुआ है, कोई कल्पना या संभावना नहीं। तो यहाँ पर आपका सिर्फ उपमा अलंकार आना था, ए ऑप्शन यहाँ पर केवल आना था। और एक छोटा सा लेक्चर हम अलंकार का ले लेंगे, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन जिन बच्चों को देखना हो फ्रेंड्स, आप पीछे टीचिंग परीक्षा के चैनल को एक तो सब्सक्राइब कीजिए, वहां पर अगर आप सर्च करेंगे अलंकार टीचिंग परीक्षा, आपको बहुत सारे सेशन मिल जाएंगे। ओके, आगे देखिए, फिर आता है अब उपयुक्त पद्यांश में नायिका के किन किन अंगों का वर्णन है। अब ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, अब आप दे सकते हैं, प्लीज ट्राई कीजिए। उपयुक्त गद्यांश पद्यांश में नायिका के किन किन अंगों का वर्णन है। बस एक क्वेश्चन रह गया, फिर हम पैडागोजी पे चलते हैं फ्रेंड्स। सभी बच्चे ट्राई करेंगे प्लीज। तो यहाँ पे देखिए, एक तो पहले ललाट, माथा, वो तो दिया ही गया है, तो ललाट ललाट ललाट, और लेकिन देखिए यहाँ पर कहीं नहीं है, इसको हटा दीजिए, सी ऑप्शन तो नहीं आएगा। फिर सदृश, ये था ना दृग, आंखों का वर्णन है, आंखें देखिए यहाँ पर तो है नहीं, यहाँ पर है आंखें, यहाँ पर भी आंखें नहीं है, दैट मीन सिर्फ बी ऑप्शन ही आएगा। और केश, बिखरी अलके, जो तुम्हारे केश है, केशों का वर्णन है, मुख, आनन, आनन का भी वर्णन है, दृग का, भाल का, अलकों का यानी केश, और वक्षस्थल का, तो बी ऑप्शन आपका परफेक्ट था। आगे, अब दी गई पंक्तियों में फिर से कौन सा काव्य रस है, अब मैं आपको फिर बता देती हूँ। देखिए, श्रृंगार रस वहां पर आते हैं जहां पे प्रेम का भाव हो, प्रेम या फिर सुंदरता, ठीक है। उसी प्रकार वीर रस कहां पर आता है, जहां पर प्रेरणा हो, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन। उत्साह कहां पर आता है, उत्साह नाम का कोई रस नहीं होता, ये वैसे ही गलत है, उत्साह भाव ही होता है जो वीर रस में आता है, उत्साह। और फिर एक होता है विभत्स रस, मैंने पीछे बताया था, जहां पे घृणा होती है, धिक्कार होता है। अब यहां पर क्या था, दी गई पंक्तियों में किसी की सुंदरता का वर्णन है, ठीक है ना, सुंदरता की बात है तो श्रृंगार रस आएगा। आगे देखिए, फिर यहां चषक का अर्थ क्या है, चषक, एक बार तुक्का लगाइए, ठीक है ना, सिर्फ एक तुक्का लगाइए, सही आंसर क्या हो सकता है। भाई देखिए, आप सभी का पेपर पास है, तो देखिए जैसे मुझे थोड़ी सी ठंड लग गई है, लेकिन आप अपना प्लीज ध्यान रखिएगा, आपकी तबीयत बिल्कुल सही रहे। यहाँ चषक, तो दो पद्म पलाश चषक से दृग देते, कि तुम्हारी आंखों से जो फूलों का जो रस टपक रहा है उसके चषक, वो क्या होगा, चटकीला प्याला धनुष या फूल। तो आंखों से तो ये होगा ना प्याले, कि तुम्हारी आंखें जो हैं वो फूलों के रस के प्याले हैं, कि आंखों से पिलाई जाती है, वो सुना है ना गाना वगैरह, तो यहाँ पे प्याला ही आएगा। तो यहाँ पे इतना अनुमान लगाना पड़ता है कभी कभी। चलिए, तो यहाँ पर हमारे जो दो पोएम्स थी वो कंप्लीट होती हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने हिंदी को भाषा 2 के रूप में भी चुना है, मतलब अगर आपको सिर्फ पैसेज भी आना है तब भी, अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे कॉम्प्रीहेंशन की, तो चीज़ें धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेंगी। तो एटलीस्ट मैं चाहती हूँ कि पैडागॉजी तो देखिए ईजी भी आ सकती है, मुश्किल भी आ सकती है, लेकिन जो 15 मार्क्स का आपका ग्रामर और कॉम्प्रीहेंशन आता है उसमें आपके 15 आउट ऑफ 15 है। खैर, हिंदी में पूरे 30 आउट ऑफ 30 आए, इसका हम पूरा प्रयास करें फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए, तो अब जो आपका पैडागॉजी का पार्ट है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो पैडागॉजी में फ्रेंड्स, मैंने आपको याद होगा बताया था, पियाजे और वाइगॉत्स्की, इन दोनों के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। आज जो चीजें बची हैं किस किस की, बी.एफ. स्किनर, थॉर्नडाइक, क्रैशन और चॉम्स्की, इन चारों के बारे में डिस्कशन है, जो हम बहुत ही संक्षिप्त रूप में सारी चीजें कवर कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा एक एक चीज, प्लीज एक बार जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अब
तो इनके वही सिद्धांत भाषा अर्जन से संबंधित, लेकिन मेन चीज क्या है कि जो आपके बीएफ स्किनर और चॉम्स्की थे, ये कौन है आपके स्किनर, बीएफ स्किनर, और ये क्या है आपके चॉम्स्की, ठीक है ना, नॉम चॉम्स्की। तो इन दोनों के जो विचार थे वो बिल्कुल विपरीत थे। कैसे? चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है, उन्हें अलग से कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, बच्चे अपने आसपास चीजें देखते देखते सीख जाते हैं। जबकि जो स्किनर थे वो कहते हैं कि नहीं, भाषा जो है वो प्रॉपरली एक सही वातावरण में सिखाई जाती है, बच्चों को आदत डलवा डलवा के सिखाई जाती है, प्रैक्टिस करवा के सिखाई जाती है, सही अनुकरण के द्वारा सिखाई जाती है। तो इनके अकॉर्डिंगली भाषा सिखाई नहीं जाती, जन्मजात होती है, ये कहते हैं भाषा सीखी जाती है। अगला, तो सबसे पहले बीएफ स्किनर जी, 4 इनके सिद्धांत है छोटे छोटे। तो वो कहते हैं कि जो भाषा सीखी जाती है उसके लिए एक वातावरण आवश्यक है। कैसा वातावरण? जिसमें 4 चीजें हो सके, संगति, अनुकरण, सुदृढ़ीकरण और अभ्यास। अब ये क्या होता है? सबसे पहले आता है फ्रेंड संगति, कि आपके संपर्क में कौन कौन सी चीजें आ रही हैं। भाई आपके कवरेज एरिया में जो जो चीजें आएंगी आप उन्हीं से तो सीखेंगे ना। अब मैंने अगर कोई फॉर एग्जाम्पल माइक्रोस्कोप मैंने कभी देखा ही नहीं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इसे माइक्रोस्कोप कहते हैं? ठीक है, लेकिन मैंने मोबाइल देखा हुआ है, मैंने बोतल देखी हुई है, मैंने एसी देखा हुआ है, मैंने माइक्रोवेव देखा हुआ है, तो वो देखकर मैं समझ सकती हूँ कि ये क्या चीजें हैं। तो बच्चों की संगति में जो जो चीजें आएंगी बच्चा उन्हें सीखता रहेगा, सबसे पहली चीज, इसलिए बच्चों को एक्सपोजर दीजिए। अगला, दूसरा आता है फ्रेंड्स अनुकरण, इमिटेशन। वो कहते हैं कि जो बच्चा होता है वो बड़ों की नकल ही करता है। आप एक बार देखिए फोटो में, जो पेरेंट्स हैं उन्होंने मोबाइल पकड़ा हुआ है, पेन ऐसे मुंह में डाला हुआ है, बच्चे ने भी बिल्कुल वैसा किया कि पेन को मुंह में डाल लिया। और इसलिए कहते हैं ना कि जो बच्चे हैं उनके सामने पेरेंट्स को थोड़ा आदर्श व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स जैसे करेंगे, जैसे खड़े होंगे, जैसे बोलेंगे, बच्चा बिल्कुल वैसे ही सीखता है। और स्पेशली जो इनिशियल स्टेजेस होती है 5 साल तक, अधिकतर बच्चा ऐसे ही करता है। तो बच्चा अपने आसपास के लोगों का अनुकरण या नकल करके भाषा सीखता है। अब यहाँ पर मैं एक चीज आपको और बताना चाहती हूँ, ट्रिक। पेपर में कभी कभी फ्रेंड्स ये ट्रिकी वर्ड्स होते हैं ना, की वर्ड्स, उनको ध्यान में रखिए, आंसर आपका कभी गलत नहीं होगा। जैसे कि नकल, जहां पे नकल की बात आती है कि बच्चे नकल करके सीखते हैं, याद रखिए वो केवल और केवल बीएफ स्किनर ही कहते थे, ठीक है ना, ऐसे। उसके बाद आता है तीसरा सुदृढ़ीकरण, री इन्फोर्समेंट, कि कभी कभी हम बच्चे को लालच देते हैं या डर देते हैं कि खबरदार अगर तुमने ये चैप्टर खत्म नहीं किया तो मैं बाहर तुम्हें खेलने जाने नहीं दूंगी। तो ये तो होता है दंड, ठीक है, कि अगर तुमने ये काम इतने बजे तक खत्म नहीं किया तो मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी। उस चक्कर में बच्चा जल्दी जल्दी तैयारी करता है, लेकिन करता है, भाषा सीखता है, ठीक है। तो बस ये चीज है कि एक तो होता है दंड, दूसरा होता है पुरस्कार, कि भैया अगर तुमने ये काम अच्छे से कर लिया तो फिर तुम्हें एक की जगह 3 घंटे खेलने को मिलेगा, तो ये पुरस्कार हो गया। या फिर आपने बच्चे की प्रेज की, तारीफ की, तो तारीफ भी बच्चों को कभी कभी लालच देती है, ठीक है। तो बच्चे को किसी भी तरह से पुनर्बलन देना, रीइंफोर्समेंट, सुदृढ़ीकरण, इसे पुनर्बलन भी आप कह सकते हैं, कि बच्चे को चाहे तो लालच देकर पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में बच्चों से मतलब चीजें सिखवाना, बच्चों को नई नई चीजें सिखाना, एक तो ये होता है। और अंतिम आता है अभ्यास, ड्रिल और प्रैक्टिस। बहुत सारे बच्चों की सुई एक जगह पे आके रह जाती है, ड्रिल किसे कहते हैं? ड्रिल, आपने मूवीज में देखा होगा कि ड्रिल चल रही है। ड्रिल होती है फ्रेंड्स इनिशियल प्रैक्टिस, कि जितना ज्यादा आप चीजों को प्रैक्टिस करते रहेंगे आप उसमें एक्सपर्ट होते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हर चीज की जो तैयारी है लास्ट मोमेंट में तो नहीं होती। आप मुझे लगता है कब से कॉम्प्रीहेंशन की तैयारी कर रहे हैं, अभी जब तक पेपर नहीं होता हम डेली कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो वो क्या होता है? वो ड्रिल होती है। आपके घर में ड्रिलिंग मशीन होती है ना, ड्र, एक ही जगह पर वार करते रहो तो उसमें छेद बनता जाता है, दीवार में भी पत्थर में भी। तो ये वही है कि जैसे जैसे आप हुए ना, करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, कि जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे चीजें आपको सही से समझ आती रहेंगी। तो इसलिए संगति, अनुकरण, पुनर्बलन, ठीक है ना, या सुदृढ़ीकरण और अभ्यास, इन 4 तरीकों से बच्चा भाषा सीख सकता है, ये बीएफ स्किनर का मानना है। यहां तक कोई समस्या हो तो बता दीजिएगा। ओके, तो ये पहली चीज। दूसरी चीज कहते हैं, अच्छा यहां पर एक और बच्चों का डाउट होता है, अनुकरण, ठीक है ना, अनुकरण। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम अनुकरण जो है वो बीएफ स्किनर ने भी बताया। फिर ये तो वाइगॉत्स्की भी कहते हैं कि जब आप ये सामाजिक अंतक्रिया करते हैं तो लोगों की बातें सुन सुन के आप समझ जाते हैं, वो भी अनुकरण ही होता है। लेकिन मेन चीज होती है फ्रेंड्स क्वेश्चन फ्रेम कैसे हुआ है,
क्वेश्चन को बनाया कैसे गया है कि बच्चा समाज में चीजें देख रहा है, समाज के ऊपर अगर ज्यादा फोकस है तो वाइगॉत्स्की वाला आंसर आता है सही, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैडागॉजी में आपको रटना नहीं है, दिस इज फिलोसफी, बेसिकली काइंड ऑफ फिलोसफी, कि आपको एक सिचुएशन प्रॉपर दी जाती है और जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। आगे देखिए, अब अगले आते हैं हमारे चॉम्स्की जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अधिकतर जो मैंने देखा है फ्रेंड्स पेपर में क्वेश्चन या तो वाइगॉत्स्की का आता है या चॉम्स्की जी का, अधिकतर किसी का भी सकता है। अब ये क्या कहते हैं, चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चे में भाषा अर्जन क्षमता जन्मजात होती है। हाँ, उसको अप्लाई करने के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने एक नया शब्द बोला, ठीक है ना, पास में एक छोटा बच्चा बैठा है तो छोटे बच्चे ने वो शब्द सुना और बच्चे ने फिर वो रिपीट भी किया, तो बच्चे में उतनी क्षमता है, लेकिन अब उस चीज को इम्प्रूव करने के लिए बच्चों को बाद में सिखाया भी जाता है, वो एक अलग चीज है, लेकिन कैपेबिलिटी बच्चों में होती है सीखने की। व्यक्ति आयु के साथ नए नए शब्द सीखता है और अपनी भाषा का विकास भी करता है, बिल्कुल ये वही कह रहे हैं। तो वो कहते हैं कि कैपेबिलिटी सब में है, लेकिन सही वातावरण में धीरे धीरे करके वो उन चीजों को इम्प्रूव करता रहता है बेसिकली। अब यहाँ पर कुछ कुछ की पॉइंट्स है फ्रेंड, जिन्हें याद कर लीजिए, जो हमेशा चॉम्स्की के साथ ही आएंगे। जैसे कि एक होता है भाषा अर्जन की जन्मजात या जैविक क्षमता। बच्चे कभी कभी जैविक को देखकर कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन जैविक या सहजात, अंतरजात कह लीजिए, सहजात के लिए सब एक ही चीज है, ठीक है, कि जो आपके जन्म के साथ मिलती है आपको एज अ गॉड गिफ्ट। तो बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD इसके साथ जन्म लेते हैं। वो कहते हैं बच्चे के अंदर एक डिवाइस फिट होती है, वो खैर चिप वगैरह नहीं है जिसे आप अलग कर सकें, मतलब बच्चे के माइंड में एक ऐसी कैपेबिलिटी होती है, एक ऐसी डिवाइस होती है इनविजिबल, जिससे कि बच्चा हर चीज को सीखने की क्षमता रखता है अगर उसे प्रॉपर तरीके से सिखाया जाए तो। फिर आता है सार्वभौमिक व्याकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। तो कहते जितने भी बच्चे हैं, बच्चा चाहे किसी भी संस्कृति में हो, इंडिया में हो, अमेरिका में हो, यूरोप में हो, कहीं भी हो, किसी भी प्रकार का की संस्कृति हो, तो जो बच्चे हैं, ठीक है ना, ये यूनिवर्सल ग्रामर होती है कि बच्चे में कैपेबिलिटी होती है, वो व्याकरण के कुछ कुछ नियम भी सीख जाता है अपने आप। जैसे कि उसने बच्चे ने घर में सुना कि दीदी जाती है भैया जाता है, तो दीदी जाती है भैया जाता है, इतनी व्याकरण बच्चा स्कूल जाने से पहले सीख जाता है, क्योंकि बच्चे में वो व्याकरण सीखने की क्षमता होती है। फिर चीजों को बोलना कैसे, कि मम्मा, ठीक है ना, मतलब कैसे बोलना है, तो वो सारी चीजें व्याकरण में आती हैं। और फिर वातावरण से लिए गए अपनी भाषा के शब्द बच्चा वो शब्द एक्वायर भी कर लेता है, उन्हें सीख भी जाता है, क्यों, क्योंकि बच्चे में कैपेबिलिटी है। तो भाषा अधिग्रहण यंत्र, सार्वभौमिक व्याकरण, भाषा अर्जन की जन्मजात क्षमता, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा। ओके, आगे देखिए। फिर आता है ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर, ये भी वैसा ही है, सार्वभौमिक व्याकरण का ही भाग। तो चॉम्स्की क्या कहते हैं, चॉम्स्की कहते हैं कि भाई देखिए, जो बच्चा सेंटेंस बनाता है, ठीक है, बच्चा प्रैक्टिस करते करते पहले छोटे छोटे सेंटेंस बनाता है, फिर बड़े बड़े सेंटेंस बनाने लगता है, उसमें सबसे पहले आती है सतह संरचना। सतह संरचना का मतलब होता है कि बच्चा शब्द जोड़ जोड़ के एक सिंपल सा वाक्य बना दिया, मम्मी भूख लगी, भूख, तो बच्चे ने ये 3 शब्द सीख लिए, एक छोटा सा वाक्य बना दिया आगे पीछे करके जैसे मर्जी। तो ये बस क्या है कि संरचना, सिर्फ सेंटेंस फॉर्मेशन। वाक्य विन्यास, वाक्य विन्यास, इसका मतलब होता है सेंटेंस को बनाना, बस इतना सा। लेकिन अब उस सेंटेंस का एक्चुअल मीनिंग क्या है, ठीक है ना, उसका सही अर्थ क्या है, छिपा हुआ अर्थ क्या है, नए नए विचार वो आते हैं आपके गहरी संरचना में। कि आपने जैसे कि अपने फादर को कहते हुए सुना होगा, मेरा खाना ले आओ, तो मम्मी खाना ले आई, बच्चा भी अगली बार कहेगा मेरा खाना ले आओ, आप हंसते हैं ना। तो वो क्या है कि बच्चे ने सेंटेंस तो सीख लिया, वो क्या है सतह, लेकिन उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है वो आपको गहरी संरचना में पता चलता है। ऐसे इस पे भी कई क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर आता है एक भाषा अर्जित करने में डेमोग्राफिक फैक्टर्स, लैंग्वेज एंड डेमोग्राफिक फैक्टर्स। तो चॉम्स्की कहते हैं कि जैसा मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था कि बच्चा चाहे इंडिया में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे यूरोप में हो, कोई भी बच्चे की संस्कृति है, सभी में भाषा का एक समान पैटर्न का पालन किया जाता है सीखने का।
कि कोई भी बच्चा है, चाहे आप हिंदी सीख रहे हैं, चाहे आप तेलुगु सीख रहे हैं, चाहे आप जर्मन सीख रहे हैं, चाहे आप फ्रेंच सीख रहे हैं, कोई भी जो बच्चा होता है वो सेम ही पैटर्न फॉलो करता है कि पहले छोटी छोटी चीज़ें सीखता है, फिर वो धीरे धीरे सेंटेंस बनाना सीखता है, फिर वो उनका मीनिंग बनाना सीखता है, तो सब में सेम होता है। और जहाँ तक भाषा विकास के चरण ज़्यादातर बच्चों में समान उम्र में होते हैं, ज़्यादातर नहीं, काफ़ी मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनमें मतलब ये, अगर ये दोनों चीज़ें दी जाए, प्रायोरिटी आप इसे देंगे, सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी। दूसरी चीज़ ये कि ठीक है, अगर आपके समान आयु के भी बच्चे हैं, कि जितने भी 5 साल के बच्चे हैं वो इतना करना तो सीख ही जाते हैं, लेकिन इसकी फिर भी लिमिटेशंस हैं, सीमाएं हैं। कुछ बच्चे कुछ ज़्यादा ही कैपेबल होते हैं, आपने देखा होगा डांस इंडिया डांस वगैरह में, यहाँ पे जो 7 साल का बच्चा है वो बेचारा चुप करके बैठा है, वहाँ पे 4 साल का बच्चा डांस परफॉर्म कर रहा है तगड़ा वाला, स्टेज फियर कोई नहीं है उसे। तो ये फिर भी उतना नहीं है, लेकिन ये सामाजिक सांस्कृतिक जो मतलब प्रकार है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है चॉम्स्की का। फिर आते हैं अब चॉम्स्की के, ये चीज़ें थी सार्वभौमिक व्याकरण, भाषा अधिग्रहण यंत्र, जन्मजात क्षमता, ये सब। तीसरे व्यक्ति आते हैं थॉर्नडाइक। बहुत महत्वपूर्ण नियम है इनके फ्रेंड्स। थॉर्नडाइक बेसिकली बताते हैं कि कैसे जब जो सीखने वाला व्यक्ति है और सिखाने वाला व्यक्ति है उसके बीच में संबंध कैसा रहना चाहिए। ठीक है, तो जो सीखने वाला व्यक्ति है वो किस प्रकार से सीखेगा, इसका ध्यान रखना पड़ता है सिखाने वाले को। जैसे कि आप सीखने वाले हो, मैं सिखाने वाली हूँ, मुझे कौन से ऐसे 3 महत्वपूर्ण नियम है जिनका पालन करना पड़ेगा कि आप भाषा को सीख जाए। तो सबसे पहली चीज होगी आपकी तत्परता का नियम, या उससे भी पहले बल्कि मैं कहूंगी प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आप सी टेट के बच्चे हैं, ठीक है ना, अगर यहाँ पर मैं आपको जैसे पीछे था काव्य रस पढ़ाने लग जाऊँ, आप कहेंगे मैम प्लीज हमारी ना लैंग्वेज 2 है, हमें तो पोएम आनी भी नहीं है, ये बेकार टॉपिक है, हटाइए, ये पेडागोजी करवाइए। आप कहते हैं ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाइए, तो ऐसा टॉपिक जो आपको एकदम से अफेक्ट करे, जिसका आप पर सबसे ज्यादा प्रभाव हो, अगर आपको टीचर फील करवा दे कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डेफिनेटली उसमें पूरा इंटरेस्ट लगाकर पढ़ेंगे। ये पहला नियम है प्रभाव का नियम, कि आपके दिमाग पे कितना इफेक्ट पड़ा कि ये टॉपिक मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये मेरे काम आएगा भी या नहीं, उसी तरीके से मैं टॉपिक पे फोकस करूंगा या करूंगी। तो ये पहला नियम है प्रभाव का। ठीक है ना, फिर आता है तत्परता का नियम। तत्परता यानी बच्चे को रेडी करना पढ़ने के लिए। अगर आपको पता है कि ईशा मैडम का पैटर्न ये है, पहले बस थ्योरी थ्योरी करवाते रहे, लास्ट में क्वेश्चन, तो आप क्या करेंगे, सेशन में जुड़ेंगे ही आधे घंटे बाद, यही करेंगे ना। लेकिन अगर आपको पता है कि भाई मैडम की क्लास में क्या होता है, बीच में क्वेश्चन आते रहते हैं, बीच में मतलब कि ये चीज़ें, और ये क्वेश्चन सारे पेपर में आते भी हैं, तो आप एकदम से रेडी हो जाएंगे कि मैम बस आज आपने ये टॉपिक करवाया ना, ये करवा दीजिए बस अच्छे से। बच्चे बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। तो बच्चों के इंटरेस्ट का ध्यान रखना, बच्चे को कुछ ऐसा ट्रिगर करना, बच्चे को उन चीज़ों को समझने के लिए तैयार करना कि बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट लें, रुचि लें, उनकी रुचि जागृत करना, वो होता है तत्परता का नियम। जैसे कि इसको एक एक करके देखते हैं। पहले तो प्रभाव का नियम बता दिया ना मैंने आपको। प्रभाव का नियम होता है कि जैसे आपने बच्चे को मतलब कुछ ये एहसास करवाया कि जो भी टॉपिक आप कर रहे हैं वो उसके लिए यूजफुल है, ठीक है ना, वो चीज़ आपके आगे काम आने वाली है, तभी बच्चों पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तभी बच्चे उसे ध्यान से पढ़ेंगे। फिर था तत्परता का नियम, कि आप ट्रेलर जो है वो इतना मज़ेदार दो कि बच्चा पढ़ने के लिए रेडी हो जाए। जैसे आप देखते हैं मूवी, कभी कभी होता है कि एक बिल्कुल बेकार मूवी है, घटिया मूवी है, लेकिन उसका ट्रेलर इतना मस्त था, उसके सॉन्ग्स जो पहले रिलीज हो गए इतने मस्त थे कि आप मूवी देखने चले गए। क्यों? क्योंकि आपको लगा ट्रेलर इतना मस्त है तो मूवी कितनी मस्त होगी। तो ये था तत्परता का नियम, कि आपने चीज़ों को प्रेजेंट ही ऐसे किया है इनिशियली कि लोग उसे देखने के लिए तैयार हो गए। लेकिन अगर बहुत अच्छी मूवी है लेकिन उसका जो स्टार्टिंग के 10 मिनट है वो इतने बेकार बनाए हैं, लोगों का इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। तो इसलिए क्या होता है, ये बच्चों के, ठीक है ना, बच्चों के मन में इंटरेस्ट जगाना स्टार्टिंग में ही, कि बच्चा पढ़ने के लिए तैयार हो जाए, तभी बच्चा फोकस करेगा। और लास्ट में आता है आपका अभ्यास, कि भाई जितना ज़्यादा बच्चे अभ्यास करेंगे, जैसे हम यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन का प्रयास करते जा रहे हैं, ठीक है ना, पेडागोजी प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, जिससे कि पेपर तक हम एक्सपर्ट हो जाए, ये वो चीज़ है। अब लास्ट थ्योरी आती है फ्रेंड्स किसकी, स्टीफन क्रैशन की। स्टीफन क्रैशन 2-3 चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा फेमस थे। एक तो दूसरी भाषा अधिग्रहण, लैंग्वेज 2, उसको आप कैसे सीखते हैं, जिसमें आपका आता है I+1 की जो इनपुट परिकल्पना है, कि आप जो इनपुट दे रहे हैं दूसरी भाषा को सीखने में, वो आपके लेवल से थोड़ा ऊपर होना चाहिए कि बच्चा एक्स्ट्रा एफर्ट करे। और एक था मॉनिटर परिकल्पना। तो ये जो दो हैं,
ये दो जो है आपके, ये इनपुट परिकल्पना I+1 आपने देखा होगा, जहां पर भी आपको I+1 दिखे दैट मीन्स स्टीफन क्रेशन यहाँ पर इन्वॉल्व है। और मॉनिटर परिकल्पना, याद है मॉनिटर क्या करता था क्लास में, सबको चुप करवाता था, सबको लीड करता था। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि एक एक करके मैं आपको ये सारे नियम समझाती हूँ। सबसे पहले मॉनिटर परिकल्पना, इतनी थ्योरी चाहे आप ना देखें, जस्ट मैं आपको एक बार, या फिर चलिए एक बार पढ़ लीजिए, ट्राई करिए, 1 मिनट पढ़ लीजिए इसे जल्दी जल्दी सारे बच्चे। तो यहां पर होता है आत्म निगरानी या आत्म सुधार, कि अगर बच्चा कुछ बोल रहा है तो बोलने से पहले उसने दिमाग में स्कैन कर लिया कि जो मैं बोलने जा रहा हूं क्या वो सही है। तो ये क्या होता है मॉनिटर की, आपने अपनी ही भाषा को मॉनिटर करना स्टार्ट कर दिया। सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस कि अगर मैं आपके सामने कुछ बोलने जा रही हूँ, पहले ही मेरे माइंड में वो चीज़ रिवाइज हो चुकी है कि जो मैं बोल रही हूँ वो सही बोल रही हूँ। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि बच्चा बोलते समय अगर खुद ही भाषाओं का ध्यान रखेगा तो बच्चा भाषा को और अच्छे तरीके से सीखेगा। ये थी मॉनिटर परिकल्पना। फिर आता है अधिग्रहण, सीखने की परिकल्पना, दूसरी भाषा सीखने की परिकल्पना। ये स्टीफन क्रेशन का मूल सिद्धांत था, सबसे मौलिक सिद्धांत। लेकिन जो सबसे मेन है वो है इनपुट परिकल्पना, इनपुट लैंग्वेज टू। जो बच्चा, क्योंकि प्रथम भाषा तो अर्जित की जाती है वो तो नहीं, लेकिन जो दूसरी भाषा बच्चा सीख रहा है, ठीक है, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चे को एक थोड़ा हायर लेवल दिया जाए उसका, कि अगर मैं आपके साथ यहाँ पर चर्चा कर रही हूँ तो मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज़ लेकर आऊँ जिससे कि बच्चे मतलब कि उसमें थोड़ा और प्रयास करने का प्रयास करें, कि भाई इसमें थोड़ी और कोशिश करते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ी सी और तैयारी करेंगे तो हो जाएगा। चने के झाड़ पे ना चढ़ जाए कि मैं आपको इतना आसान सी चीज़ दे दूँ, आपको लगे हमें तो सब कुछ आता है। तो ये वही है। इसमें क्रेशन का प्रस्ताव है कि भाषा अधिग्रहण केवल तभी होता है जब शिक्षार्थियों को उनकी दूसरी भाषा की क्षमता के वर्तमान स्तर से कुछ अधिक इनपुट प्राप्त होता है, कि जो आपका प्रेजेंट लेवल है उससे एक लेवल ऊपर का हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे कि नहीं अभी तो सीखना बाकी है। तो बस ये चीज़ अगर इतना भी आपको पता चल गया, मॉनिटर परिकल्पना और इनपुट परिकल्पना, मुझे लगता है सिद्धांतकारों वाला विषय आपका कंप्लीट है। पियाजे, वाइगॉत्स्की, स्टीफन क्रेशन, थॉर्नडाइक और चॉम्स्की और आपका स्किनर, ये 6 साहित्यकार मुख्य रूप से हिंदी पैडागोजी में आपके आते हैं, ठीक है। और उसके बाद जैसे वैसे ये है कि प्राकृतिक आदेश परिकल्पना, प्रभावी निस्पंदन परिकल्पना। प्रभावी निस्पंदन ये होता है कि जब बच्चा दूसरी भाषा सीखता है तो अगर बच्चे में डर होगा, बच्चे में झिझक होती, तो वो चीज़ें बच्चे की सीखने में रुकावटें पैदा करते हैं, तो हमें कोशिश करनी है कि वो रुकावटों को दूर किया जा सके। मतलब ये कुछ नाम देख लीजिए एक बार, दैट्स इट। चलिए, तो फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पर आज की जो थ्योरी होती है वो होती है कंप्लीट। और देखिए कितनी जल्दी हमने थ्योरी कंप्लीट कर ली। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है तो जल्दी से लाइक और शेयर कर लीजिए। बाकी कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखिएगा कि आगे आपको और कौन कौन से विषय में इंटरेस्ट है जिनके सेशन हम आपके साथ डिस्कस कर सकेंगे। खैर, तब तक क्वेश्चन एक बार स्टार्ट कीजिए। स्किनर की ये राय है कि बच्चे अक्सर भाषा अर्जन प्रक्रिया में क्या करते हैं, फटाफट इसका सही उत्तर क्या आएगा फ्रेंड्स। तो यह आएगा कि वयस्कों की अनदेखी करते हैं, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो तो जो जैसे जैसे बड़े करते हैं बिल्कुल वैसा करते हैं, वो वयस्कों की नकल करते हैं, नकल। मैंने कहा था ना नकल शब्द आएगा तो स्किनर ही आएंगे। आगे देखिए, चॉम्स्की के अनुसार भाषा के अर्जन का आधार क्या है, इंद्रियों से प्राप्त अनुभव, भौतिक अनुक्रिया, बाह्य या अंतर्जात। क्या आंसर आएगा इसका। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि इंद्रियों से प्राप्त अनुभव, कि बच्चों में तो क्षमता होती है, ये नहीं फ्रेंड्स। ये जो नियम था ये था पियाजे का। आपको याद होगा ना कि बच्चे की 4 स्टेजेस होती हैं, तो जो सबसे छोटी स्टेज होती है कि बच्चे इंद्रियों से प्राप्त अनुभव, यानी कि जो बच्चा देख रहा है, सुन रहा है, फील कर रहा है, टच कर रहा है, तो वो क्या चीज़ होती है कि बच्चे के संज्ञान में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो ये बेसिकली आपका वहां से संबंधित है पियाजे से। लेकिन अंतर्जात का मतलब होता है कि बच्चे में जो जन्मजात क्षमता है वो इसमें आएगा आपका डी ऑप्शन में। बाह्य मतलब होता है बाहरी, आउटर, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। फिर अब जैसे कि अगर चारों का आपको समरी जाननी है एक एक लाइन में, तो देखिए स्किनर क्या कहते हैं, अभ्यास के द्वारा, नकल के द्वारा, रटने से भाषा की क्षमता प्राप्त हो जाती है। बार बार अगर आप रटेंगे, बार बार रिपीट करते रहेंगे तो चीजें समझ में आ ही जाएंगी। फिर चॉम्स्की क्या कहते हैं, भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है।
फिक्स कोटेशन। वाइगॉस्की कहते हैं बच्चे सामाजिक अंतक्रिया से भाषा सीखते हैं। जितना आप म्यूचुअल मतलब कि आपस में अंतक्रिया करेंगे, बातचीत करेंगे, वैसे आप भाषा सीखेंगे। और पियाजे क्या कहते हैं, भाषा परिवेश के साथ अंतक्रिया से सीखी जाती है। परिवेश के साथ अंतक्रिया, परिवेश होता है एनवायरनमेंट, तो इसका मतलब आप एनवायरनमेंट में जिन जिन चीज़ों के संपर्क में आते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को सीखते हैं, जिन जिन का आप संज्ञान लेते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि बस आपने देखा और काम खत्म, देखकर आपने उस पर फोकस भी किया, तब जाकर आप उस चीज़ को समझेंगे। तो पियाजे कहते हैं कि बच्चों को थोड़ा एक्टिविटीज में इंडल्ज करना चाहिए, ये था। फिर मनुष्य भाषा अर्जन की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं, ये कथन किससे संबंधित है? दुनिया जहान का इजी क्वेश्चन जो अभी तक भी पेपर में आता है, तो वो आपके चॉम्स्की थे, ठीक है ना। अगला, भाषा निगम में बोधगम्य निवेश शब्दावली किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी है, ध्यान से देखिएगा। बोधगम्य निवेश जो शब्दावली है वो किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? अच्छा, अब ये बोधगम्य निवेश होता क्या है, पहले तो ये देखिए। निवेश मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, और बोध मतलब होता है किसी चीज की समझ होना, गम्य मतलब होता है समझ की ओर जाना। तो कहते हैं कि बच्चों को समझाने के लिए, बच्चों को भाषा सिखाने के लिए हम जिन जिन सामग्रियों का प्रयोग करते हैं, जैसे आपको ये टॉपिक समझाने के लिए हम क्वेश्चंस का यूज कर रहे हैं, हम एग्जाम्पल्स का यूज कर रहे हैं, ये जो सारी चीजें हैं ये क्या है? बोधगम्य निवेश। मैं आपकी जानकारी में इन्वेस्ट कर रही हूँ, आपकी जानकारी बढ़ा रही हूँ। ये आपका किसने कहा था? स्टीफन क्रैशन ने। याद रखिएगा, स्टीफन क्रैशन, बोधगम्य निवेश परिकल्पना, ठीक है। तो ये क्या था? समझ विकसित करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री। अगला, नॉम चॉम्स्की के सिद्धांत के अनुसार हम सभी इस सहजात समझ के साथ जन्म लेते हैं कि भाषा कैसे कार्य करती है, इसे क्या कहते हैं? फ्रेंड्स, अब सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। बस चारों में से सबसे फेमिलियर टर्मिनोलॉजी कौन सी है? सार्वभौमिक व्याकरण कि बच्चे में क्षमता होती है वो व्याकरण। अगला, स्टीफन फ्रेशन के अनुसार कौन सी अचेतन प्रक्रिया है? अचेतन, अचेतन होता है जी जिसमें हमें होश नहीं है, हम ऑटोमेटिकली कर रहे हैं, ऑटोमेटिक प्रोसेस है, वो अपने आप हो जाता है। तो ये बेसिकली स्टीफन फ्रेशन ने कहा था। तो वो क्या था? अर्जन, भाषा अर्जन, ये अचेतन होता है। और सीखना क्या होता है? सचेतन प्रक्रिया। सचेतन, चेतना मतलब होता है होश, कि जो चीज़ आप पूरे सोच समझ के करते हैं वो सीखने में आता है। जो चीज़ आप सोच समझ के नहीं करते, आपको अपने आप ही आ जाता है, वो आपका अर्जन होता है। संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन, बातचीत। ओके, बातचीत, कम्युनिकेशन। आगे देखिए, पियाजे के अनुसार भाषा अर्जन की प्रक्रिया कैसी है? अब ये जितना छोटा क्वेश्चन था उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन था, जब पेपर में आया था बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। एक बार ट्राई कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा सारे बच्चे? हाँ जी फ्रेंड्स, तो इसका जो आपका सही उत्तर आएगा वो आएगा युक्तिजन्य। युक्ति कि एक तरीका होता है जिससे बच्चे भाषा को अर्जित करते हैं। अब देखिए ये युक्तिजन्य क्या है? पियाजे के अनुसार ये परिवेश के साथ अंतक्रिया से सीखी जाती है भाषा। पीछे में लिखा है ना, परिवेश के साथ अंतक्रिया, एनवायरमेंट के थ्रू जब आप चीजों को समझते हैं। भाषा अर्जन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ठीक है ना। व्याकरणिक नियमों का पूर्ण अनभिज्ञ रहते हैं स्टार्टिंग में, कि स्टार्टिंग में तो बच्चे को व्याकरण वगैरह का इतना नहीं पता चलता, लेकिन जैसे जैसे बच्चा चीज़ों का संज्ञान लेने लगता है, उनके दिमाग में नया स्कीमा बनने लगता है, चीज़ों को समझने लगते हैं, तब जाकर वो बच्चे भाषा को ग्रहण करते हैं। ये सारा मतलब युक्तिजन्य था। फिर चॉम्स्की के अनुसार क्या होता है? जल्दी से, ये उत्तराखंड टैट का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हाँ जी, तो यहाँ पे चॉम्स्की के अनुसार भाषिक क्षमता जन्मजात होती है, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था। आगे, डैश के अनुसार भाषा अर्जन यंत्र, बस अब जैसे मैंने कहा था ना कीवर्ड, भाषा अर्जन यंत्र से आपको किसकी याद आती है? जल्दी से बता दीजिए। भाषा अर्जन यंत्र से आपको किसकी याद आती है? फटाफट।
तो उससे आती है आपकी चॉम्स्की की लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। आगे देखिए, बीएफ स्किनर ने दावा किया कि भाषा डैश के माध्यम से सीखी जाती है। ये रैपिड फायर वाले क्वेश्चन है, मैं फिर भी थोड़ा समय ले रही हूँ कि आप सारे आराम से पढ़ सके ऑप्शन को, बट स्टिल ये रैपिड फायर वाले क्वेश्चन है। जल्दी से देखिए, बीएफ स्किनर किससे संबंधित है? अब जैसे देखिए, पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट जो था वो इससे तो संबंधित है, लेकिन संलग्नता, ठीक है ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ड्रिल और अभ्यास, कि बच्चा जितना अभ्यास करेगा, बार बार चीजों को करेगा, तो बच्चा भाषा सीख जाता है। सी ऑप्शन आपका परफेक्ट आना था, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतक्रिया से सीखते हैं। ये तो हमें भी पता है। एक भाषा शिक्षक के रूप में आपको क्या करना चाहिए? ट्राई कीजिए सारे बच्चे, एक भाषा शिक्षक के रूप में आपको क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर देखिए, अपने पाठ की इस तरह से योजना बनाए कि वे कक्षा में अकेले बैठे। भाई अगर अकेले बैठेंगे तो सामाजिक अंतक्रिया कैसे होगी? गलत। ऐसी पाठ योजना बनाए जिसमें अंतक्रिया से बचने के लिए खेल हो, बिल्कुल गलत। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का प्रयोग करें, नहीं, ये तो किसने बताया था? स्किनर ने। लेकिन जोड़े और समूह कार्य के लिए योजना बनाए ताकि वे साथियों के साथ अंतक्रिया कर सके। डी ऑप्शन आपका परफेक्ट था। तो देखिए, क्वेश्चन चाहे बड़ा हो लेकिन वो इतना आसान भी हो सकता है, तो कभी क्वेश्चन की लेंथ पे मत जाइए। सबसे मेन सीख, नॉम चॉम्स्की किस बात का समर्थन करते हैं? फटाफट, नॉम चॉम्स्की किस बात का समर्थन करते हैं? बताइए सही उत्तर क्या होगा? तो बच्चे द्रुत गति क्या होती है? फास्ट, कि बच्चे बहुत फास्ट तरीके से भाषा अर्जित करते हैं। ये अभी तक हमने कहीं नहीं पढ़ा। हाँ, भाषा अर्जित करते हैं, लेकिन स्लो या फास्ट ये हमने नहीं पढ़ा। सभी संस्कृतियों में भाषा निगम का प्रतिरूप अधिकांशतः एक जैसा होता है, ये बिल्कुल सही है। ये हमने पढ़ा था ना, जनसांख्यिक कारक। अब जैसा दूसरा था, भाषा का विकास अधिकांश बच्चों में समान आयु के आसपास होता है। अब मैंने कहा था, जब आयु और संस्कृति हो तो संस्कृति वाले को आप प्रायोरिटी देंगे कि वो सबसे सही है, क्योंकि यहाँ पर तो लिमिटेशन होती है। कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कम आयु में बहुत कुछ सीख लेते हैं। कुछ बच्चे बहुत बड़ी आयु में भी कम ही सीख पाते हैं। और भाषा केवल सीखी जाती है, गलत। चॉम्स्की तो कहते हैं कि भाषा अर्जित की जाती है, जन्मजात क्षमता है। आगे, कौन सा कथन चॉम्स्की के द्वारा प्रस्तावित भाषा अर्जन के सिद्धांत पर लागू नहीं होता? ट्राई कीजिए, सही उत्तर क्या आएगा फ्रेंड्स? नॉम चॉम्स्की के द्वारा प्रस्तावित भाषा अर्जन के सिद्धांत पर लागू नहीं होता। तो जैसे भाषा की गहन संरचना, अब गहन और सतह संरचना ये तो हमने पढ़ा था। अर्जन उपकरण सबसे इंपॉर्टेंट। फिर रचनांतरण व्याकरण, रचनांतरण व्याकरण भी वही होता है फ्रेंड्स की सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आप व्याकरण का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि सार्वभौमिक व्याकरण, ये भी सही है, लेकिन बच्चे के वातावरण की मुख्य भूमिका नहीं है। हाँ, वातावरण की एक सहायक भूमिका है, सहायक भूमिका, लेकिन मुख्य भूमिका नहीं है। अगर वातावरण की मुख्य भूमिका होती तो बच्चे में जो जन्मजात क्षमता है उसका क्या होता? तो इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा कि बच्चे के वातावरण की सहायक भूमिका हो सकती है, लेकिन मुख्य भूमिका कभी नहीं होती। आगे, पियाजे के अनुसार बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास के लिए क्या जरूरी है? समग्र बौद्धिक विकास यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ माइंड। अगर बच्चे को भाषा अच्छे से पूरे तरीके से सीखनी है तो उसके लिए क्या जरूरी है? उसका माइंड जो है, उसकी तर्क करने की क्षमता, उसका संज्ञानात्मक विकास पूर्ण रूप से हो सके, उसका समस्या समाधान अच्छे से हो सके, तर्क क्षमता अच्छे से विकसित हो सके, उसके लिए भाषा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। क्यों? क्योंकि पियाजे कहते हैं कि ठीक है, पहले विचार आते हैं, लेकिन बाद में विचारों की अभिव्यक्ति के लिए, चीजों में नई जानकारी जोड़ने के लिए, नया स्कीमा लाने के लिए उसे बातचीत तो करनी पड़ेगी ना, और बातचीत के लिए उसे भाषा आनी चाहिए। तो भाषा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, ये पियाजे मानते हैं। आगे, क्रैशन के अनुसार डैश व्याकरण करता है कि भाषा निगमकर्ता अपने भाषा प्रयोग की शुद्धता का मूल्यांकन कैसे करता है? सेल्फ एनालिसिस, याद है मैंने अभी पीछे बताया था। क्या उत्तर आएगा जल्दी से? वो सेल्फ एनालिसिस वाला किसके अंतर्गत आएगा बताइए?
वो आएगा आपका मॉनिटर परिकल्पना। मॉनिटर, ठीक है ना, कि बच्चा बोलने से पहले जो अपनी बात है उसे सेल्फ एनालिसिस करता है, मॉनिटर परिकल्पना। फिर अपनी जटिल प्रकृति के बावजूद भाषा सहजता, ठीक है ना, सहजात व्याकरणिक ज्ञान की मदद से अर्जित की जाती है। ये किसने कहा? सबसे आसान क्वेश्चन। हाँ जी, तो भाषा सहज व्याकरणिक ज्ञान होती है, ये आपका चॉम्स्की। हर चीज इसमें चॉम्स्की का ही आएगा, ठीक है ना, जो अपने आप से सीखी जाती है। आगे, आपने अभी हाल ही में एक नए शब्द का प्रयोग किया, जो मैंने अभी आपकी एग्जांपल दी थी ना, कि मैंने एक नया शब्द बोला। आपका एक शिक्षार्थी उसे सुनकर अपने एक वाक्य में उसी शब्द का प्रयोग कर रहा है। आप उस शिक्षार्थी की प्रशंसा करते हैं कि उसने संदर्भ में शब्द का प्रयोग किया। इसे क्या कहते हैं? मतलब ये किसके सिद्धांत से संबंधित है कि बच्चे ने आपकी भाषा सुनी और उसका प्रयोग भी कर दिया, संदर्भ में सही प्रयोग किया। तो ये किसमें आएगा फ्रेंड्स? स्किनर का सिद्धांत, पियाजे, चॉम्स्की और ब्रूनर। अब ये क्या है? ये अनुकरण नहीं है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। अब इस चीज को अनुकरण करना नहीं कहते। बच्चे ने टीचर से सिर्फ वर्ड सुना था, लेकिन उस वर्ड का सही संदर्भ में प्रयोग कैसे करना है, ये उसकी व्याकरण का ज्ञान था। तो सार्वभौमिक व्याकरण, ये क्या है? चॉम्स्की का सिद्धांत, ठीक है ना। सार्वभौमिक व्याकरण की बच्चे को पता चल गया कि उस शब्द को सही संदर्भ में प्रयोग कैसे करना है। आगे देखिए, डैश के अनुसार भाषा अर्जन यंत्र। भाषा अर्जन यंत्र किससे संबंधित है? फटाफट बता दीजिए। हाँ जी, जल्दी। भाषा अर्जन यंत्र किससे संबंधित है? चॉम्स्की जी से संबंधित है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। अगला, स्टीफन क्रैशन के अनुसार यदि शिक्षार्थी आई यानी इनपुट अवस्था में है, तब भाषा अर्जन उस स्थिति में होगा जब शिक्षार्थी को डैश दिया जाए जो I+1 स्तर से संबंधित है। बताइए इसका आंसर क्या आना चाहिए? रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, अगर आपको याद हो, तुक्का लगाना हो। और कहते हैं ना, तुक्का भी तभी लगाया जाता है जब आपने चीजें पढ़ी हो, समझी हो, सुनी हो। तो यहां पर आपका सही उत्तर बोधगम्य निवेश। वो कह रहे हैं कि भाई अगर बच्चा जो है, ठीक है ना, इनपुट अवस्था में है कि बच्चे को भी और चीजें दी जा सकती हैं, सिखाई जा सकती हैं, तो बच्चे को बोधगम्य निवेश करवाइए। बच्चों को नई नई चीजों की जानकारी दीजिए जिससे बच्चा हायर लेवल पर पहुंच सके। सीधी सी बात। आगे, स्किनर के सिद्धांत के अनुसार बच्चे कब सर्वाधिक रूप से भाषा अर्जित करते हैं? ट्राई कीजिए। स्किनर के अनुसार बच्चे कब सर्वाधिक रूप से भाषा अर्जित करते हैं? तो इसमें क्या आएगा? फिर वही देखिए, जैसे कौशलों का अभिनय करके। एक्टिंग सिखाते हैं क्या बच्चों को? नहीं ना। पठन और लेखन ऐसा तो हमने स्किनर के उसमें पढ़ा नहीं, लेकिन नकल करके, संकेतों के द्वारा, कि जैसे जैसे पेरेंट्स कर रहे हैं बच्चा वैसे वैसे ही कर रहा है। तो ये चाहेगा आपका B.F. स्किनर जी का। आगे, कौन कौन सा क्रैशन के नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस का वर्णन करता है? अब नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का मतलब होता है फ्रेंड्स अनुमान लगाना। आप किसी चीज का अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसी एक्सपेक्टेशन है। अब एक बार जस्ट ट्राई कीजिए, क्या हो सकता है इसका उत्तर? नेचुरल ऑर्डर, कि ये तो बच्चे का मतलब कि एक स्वाभाविक सी चीज है कि हर बच्चा इसी ऑर्डर में सीखता है चीजों को। सही उत्तर क्या आएगा जी? कि पठन सामग्री प्रामाणिक होनी चाहिए, सबसे छोटा ऑप्शन। ऐसा कुछ नहीं। प्रत्येक शिक्षार्थी की अधिगम शैली को ध्यान में रखना चाहिए, ऐसा नहीं। वो कहते हैं भाषाओं के अंश अनुमान लगाने योग्य क्रम में अर्जित किए जाते हैं। इसका मतलब क्या है? अनुमान लगाने योग्य क्रम, क्रम मतलब होता है सीरीज। हर बच्चा जो होता है वो पहले साउंड सीखता है ना, पहले वो कुइंग सीखता है, फिर बबलाना सीखता है, फिर धीरे धीरे शब्द बोलना सीखता है, फिर वाक्य बोलना सीखता है। तो ये एजम्पशन है जो कि हर जगह होती है, आप किसी भी कंट्री में हो, किसी भी जगह में हो, कि पहले बच्चा साउंड ही सीखेगा, फिर बच्चा वर्ड ही सीखेगा, फिर बच्चा सेंटेंस ही सीखेगा। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट था, नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस। वैसे बहुत सारी चीजें जो आप CDP में भी पढ़ेंगे तो आप कोरिलेट कर सकते हैं। फिर कौन सा एक नॉम चॉम्स्की द्वारा सुझाया गया है? ध्यान से। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि मैम आप सिर्फ पेपर 1 के क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। ये फ्रेंड्स कोइंसिडेंस है कि सारे पेपर 1 के ही क्वेश्चन उसके आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको मतलब ये सारे पेपर 2 के लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। ट्राई कीजिए। बस थोड़े से क्वेश्चन फ्रेंड्स, केवल 10 प्रश्न,
10 प्रश्न केवल आपके रह गए, उसके बाद ये सेशन कंप्लीट। ओनली 10 क्वेश्चंस, जल्दी जल्दी कर लीजिए। चॉम्स्की क्या सुझाते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है उसमें भाषा की बुनियादी योग्यता नहीं होती। बिल्कुल गलत। बच्चे जिस संस्कृति में जन्म लेते हैं उसके अनुसार वे विभिन्न तरीके से और विभिन्न गति से भाषा सीखते हैं। चलिए, ऐसा कुछ नहीं, वैसे तो उन्होंने कहा था सब में एक जैसी ही क्षमता होती है। भाषा अर्जित करने की नैसर्गिक मानवीय योग्यता होती है। नैसर्गिक होती है प्राकृतिक, नेचुरल, बच्चे में नेचुरल कैपेबिलिटी होती है। ये बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन आएगा आपका। आगे, बच्चों में भाषा जैविक, अब पीछे था ना जैविक यानी कि जन्मजात, जन्मजात रूप से उपस्थित होती है तथा सब बच्चों में ठीक उसी तरह से विकसित होती है जैसे कि बाकी के जो काम होते हैं। कि जैसे जैसे बच्चा बोलना सीखता है, खाना सीखता है, वैसे ही बच्चा भाषा भी सीख जाता है। तो ये किसका कथन है? किसका होगा भाई? जन्मजात क्षमता वाला। वो आपका केवल और केवल चॉम्स्की जी का ही हो सकता है। ठीक है ना, बी ऑप्शन। तो चीजें वही हैं, बस उन्हें घुमा फिरा के अलग अलग वे में पूछा गया है। आगे देखिए, फिर आपका अगला क्वेश्चन है, जब हम डैश के बारे में अध्ययन करते हैं तो भाषा अर्जन उपकरण शब्दावली से परिचित होते हैं। भैया, भाषा अर्जन उपकरण किससे संबंधित है? जल्दी से बता दीजिए। एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के कितनी बार पूछा गया है? क्या उत्तर है इसका? नोम चॉम्स्की, ऑब्वियसली। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक अधिगत सिद्धांत किस पर केंद्रित नहीं है? जो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था वो किस पर आधारित नहीं है? ट्राई कीजिए। बस फ्रेंड, सिर्फ 7-8 क्वेश्चन रह गए, दैट्स इट। केवल 7-8 प्रश्न। तो मनुष्य अंतर्निहित भाषा यंत्र के साथ जन्म लेते हैं। अब क्या होगा, जैसे बच्चे फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे ना, बच्चे इसे हटा देंगे। क्यों? उनको लगेगा ये तो चॉम्स्की ने दिया है, अंतर्जात यंत्र। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, एक बार आप सारे विकल्प पढ़िए। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। हमने पढ़ा था ना, पियाजे क्या कहते हैं कि अगर आप सीख रहे हैं दैट मीन्स वो गलतियां कर रहे हैं, तो वो सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा ही है। तो ये तो सही है। भाषा तार्किकता और मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा सीखी जाती है। बिल्कुल। बच्चे जब संज्ञानात्मक विकास उनका होता है तो उनमें तर्क करने की क्षमता, ठीक है ना, मानसिक चिंतन करने की क्षमता आती है। बिल्कुल सही है ये। फिर मनुष्य अंतर्निहित भाषा यंत्र के साथ जन्म लेता है। अब ये क्यों सही है? क्योंकि वो कहते हैं, पियाजे भी यही कहते हैं कि बच्चे में पहले विचार आते हैं और बच्चे में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि जो चीज उसके संज्ञान में आएगी, परिवेश के अनुसार वो भाषा को सीख जाएंगे। तो ये भी सही है। लेकिन भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से सीखी जाती है, ऐसा कुछ नहीं। आदत निर्माण तो क्या हो गया कि आप चीजों को रटते जा रहे हैं, तो जो B.F. स्किनर ने बताया था। तो ये नहीं आएगा आपका सी ऑप्शन। और इसलिए जल्दबाजी कभी नहीं करनी है। आगे, मानव मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण नियमों के समूह के रूप में होती है। इसे किसने बनाया था? फिर वही सिंपल सा क्वेश्चन, जल्दी से क्या उत्तर आएगा? तो सार्वभौमिक व्याकरण किसका आएगा? आपका नोम चॉम्स्की का। सिंपल सी बात। आगे देखिए, चॉम्स्की की पारिभाषिक शब्दावली सहजात योग्यता को किस रूप में समझा जा सकता है? बताइए। चॉम्स्की से संबंधित आपको चारों में से बेस्ट ऑप्शन क्या लगता है? सीधी सी बात। हाँ जी, क्या आएगा? ऑब्वियसली भाषा अर्जन उपकरण। कि बच्चे के दिमाग में एक डिवाइस ऑलरेडी फिट है जिससे कि बच्चा, ठीक है ना, चीजों को समझने का, शब्दों को समझने का, उनका अर्थ का प्रयोग करने की क्षमता रखता है। जैसा भी हमने पीछे सिचुएशन में इस क्वेश्चन किया था। आगे, पियाजे के अनुसार भाषा का विकास डैश से डैश तक होता है। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए जरा इसका सही उत्तर। हाँ जी, निजी से व्यक्तिगत, निजी से सामाजिकृत, आत्म केंद्रित से सामाजिक, या सामाजिक से आत्म केंद्रित। अब यहाँ पर फ्रेंड्स एक तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो है सी ऑप्शन, ये आपका सही आएगा। कि सबसे पहले बच्चा जो है वो सिर्फ अपने पर फोकस करता है, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी बात ही सही है, किसी ने मेरी बात टाल कैसे दी। जो छोटा बच्चा होता है वो ऐसे ही होता है, ईगो सेंट्रिक टाइप। बाद में धीरे धीरे करके जब वो परिवेश में जाता है, एनवायरनमेंट में जाता है, लोगों से मिलता है, तब जाकर उसकी भाषा, जब वो चीज़ों को समझने लगता है तो वो लोगों से बात करता है समझने के लिए। और तो होता है आत्म केंद्रित से सामाजिक। लेकिन जो आपके वाइगॉत्स्की थे वो ये कहते हैं कि भाषा सामाजिक से आत्म केंद्रित होती है। वाइगॉत्स्की, ठीक है, ये कहते हैं आपके वाइगॉत्स्की कि सबसे पहले भाषा सामाजिक होती है। आप सामाजिक अंतक्रिया के द्वारा भाषा सीखते हैं।
और धीरे धीरे करके जब आप मैच्योर होते जाते हैं तो आप जो खुद से बातचीत है वो ज़्यादा करने लगते हैं, जिसके द्वारा आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ बढ़ती हैं। तो आपका सी ऑप्शन आना था फिलहाल। फिर कौन सा कथन पियाजे के अनुसार नहीं है, सॉरी सही है, नहीं है नहीं सही है। तो चारों में से पियाजे ने किस बात का समर्थन किया है? फटाफट, केवल 5 क्वेश्चन, लास्ट 5 क्वेश्चंस। हाँ जी, तो पियाजे क्या मानते हैं? विचार भाषा से पहले आते हैं, भाषा विचार से पहले आती है। ये तो हमने किया था। वो कहते हैं विचार भाषा से पहले आते हैं, क्योंकि भाषा विचार से पहले आती है, ये तो वाइगोत्स्की कहते हैं। फिर भाषा और विचार दो स्वतंत्र अवधारणा नहीं, दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। आगे, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों को व्याकरणिक संरचनाओं को समझाने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? ठीक है ना। पियाजे कहते हैं कि जैसे बच्चे में संज्ञानात्मक विकास के लिए बच्चा भाषा और अच्छे से सीखे, इसके लिए टीचर को क्या करना है? बताइए। संज्ञानात्मक विकास में क्या था कि आपको क्या करना है? टीचर की भूमिका क्या होती है? आराम से पढ़िए क्वेश्चन को। वो कहते हैं कि जो टीचर है, पियाजे पियाजे कहते हैं टीचर की भूमिका सिर्फ एक हेल्पर की है, एक सहायताकर्ता की है, जो कि बच्चों को सिर्फ हेल्प करता है और बच्चों को खुद मौका देता है कि बच्चे खुद चीज़ों की खोज करें, चीज़ों को समझने का प्रयास करें। तो ए ऑप्शन आपका परफेक्ट आएगा कि समृद्ध लिखित सामग्री प्रदान करें और विद्यार्थियों को विभिन्न संरचनाओं की खोज करने दें। बच्चा जितना ज़्यादा नई नई चीज़ों के संपर्क में आएगा, बच्चा खुद सोचेगा, उसकी तर्क क्षमता बढ़ेगी। आगे, मनुष्य अनुभव के माध्यम से भाषा ठीक उसी प्रकार से सीखता है जिससे वो अन्य कौशल सीखता है। ये किसका विचार था? कि बच्चा जैसे एक कौशल सीखता है वैसे वो बाकी के कौशल भी सीख जाता है। ये किसका सिद्धांत था? तो ये थोड़ा सा ये डिफरेंट सा था, ये आपका स्किनर का था कि बच्चे में मतलब आदत डालनी चाहिए कि बच्चा अगर इस चीज की आदत से सीख रहा है तो बच्चा दूसरी चीज भी उस आदत से सीख जाएगा। आगे, ये अवधारणा कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ और ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, ये बात कितनी सही है? पूर्णतः सत्य है, पूर्णतः असत्य है, आंशिक रूप से सच है, या फिर निराधार यानी कि बिल्कुल इनवैलिड है? अब देखिए, ये पेपर 2 का क्वेश्चन है और बच्चे कहते हैं कि पेपर 2 में सिर्फ डिफिकल्ट आते हैं, पेपर 1 में सिर्फ इजी आते हैं। ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ सेम है। तो ये बात किसने कही थी फ्रेंड्स कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ और ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं? ये पियाजे ने कहा था। ठीक है ना। तो ये आपका क्या है? पूर्णतः सत्य है। आगे, चॉम्स्की के अनुसार मानव मस्तिष्क में स्थित नियमों का समूह क्या कहलाता है? आई गेस फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल था ये तो, वही सार्वभौमिक व्याकरण, बी ऑप्शन, कुछ इसमें करना ही नहीं है। फिर अब आखिरी प्रश्न, चलिए फाइनली, लेव वाइगोत्स्की की अधिगम और भाषा की संकल्पना किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? इस क्वेश्चन का आंसर